नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब फिर से श्रृंखला स्टार्ट हो गई हैं जो बिहार या स्टेट के लिए और बीपीएससी दोनों में काम देगा ये, और जो भी टीएसटी पीएसटी का चाहे जहाँ भी एग्जाम आप दे रहे हो सब जगह ये काम करेगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व में 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? किस देश में किया जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, रूस। सही ऑप्शन है चीन। चीन में 65% कोयले का उत्पादन किया जाता है और ये प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका द्वितीय स्थान और भारत ये तीसरा स्थान है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत की व्याख्या समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की अवस्थिति के उदाहरण के माध्यम से की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन है हॉटलिंग, चैम्बरलिन, लॉस, पैलेंडर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हॉटलिंग। हॉटलिंग और इनके साथ एक थे, उनका नाम था फेटर। हॉटलिंग और फेटर ये दोनों लोग बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत की जो व्याख्या किए थे वो समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की अवस्थिति के उदाहरण के माध्यम से की थी। चैम्बरलिन की जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है सिद्धांत। ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति से कौन सा सिद्धांत है? वो है ग्रहाणु का सिद्धांत। ग्रहाणु। ठीक, लास्ट जो है ये लागत से संबंधित दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। किसने जियोपॉलिटिक्स शब्द दिया था? तो जियोपॉलिटिक्स शब्द किसने दिया था? ऑप्शन है हाउसहोफर, जेलिन, हेस, स्पाइकमैन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है जेलिन। इनको के जेलिन भी बोलते हैं, के जेलिन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग ये भी किए थे, हाउसहोफर भी किए थे और जेलिन भी किए थे। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो पहले जेलिन माना जाएगा, उसके बाद हाउसहोफर। ठीक, दोनों में से एक हो तो चाहे जिसको आप लगा सकते हैं। अगला है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है ओखा गुजरात, मरमागांव कर्नाटक, कांडला उड़ीसा, पारादीप पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओखा गुजरात है,
बर्मागांव ये कर्नाटक नहीं, ये गोवा है। कांडला की अगर बात करें तो ये गुजरात है, कांडला गुजरात। पारादीप ओडिशा, पारादीप जो है वो ओडिशा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका, सूर्य का घूर्णन। ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का लाइन है क्लास 6 का, ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? ऑप्शन है पोराम्बूर, कपूरथला, जमशेदपुर, वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। ठीक, ये वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जैतापुरा महाराष्ट्र, मीठी भिंडी गुजरात, हरितपुर हरियाणा, कोअड्डा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरितपुर हरियाणा नहीं है, हरितपुर वेस्ट बंगाल है। ठीक, हरितपुर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मंगला रेल क्षेत्र स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र स्थित है। ठीक, इसमें 16 से अधिक तेल और गैस क्षेत्र शामिल हैं। ठीक, किसमें? मंगला में। अधिकांश भंडार जो इसमें है वो है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। ये जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे अधिक हैं। और मंगला की अगर बात करें तो ये बाड़मेर बेसिन में है, बाड़मेर बेसिन। ठीक, बाकी आप देख लीजिए, इतना डिटेल नहीं कोई बताता जितना डिटेल आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, गोंडवाना शैल क्षेत्र तंत्र, गोंडवाना शैल तंत्र मुख्यतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? ऑप्शन है रामगंगा, दामोदर, घाघरा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ठीक, दामोदर क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए
अगला देखते हैं। अगला है भारत में लद्दाख का प्रधान, भारत में लाख का प्रधान, लाख है, लाख का प्रधान या मुख्य उत्पादक राज्य है, कौन सा है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड में लगभग 60% लद्दाख की लाख की पैदावार होती है। कितना? लगभग 60%। उसके बाद छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ये सभी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत है। विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ब्लैनफोर्ड द्वारा दिया गया है, डॉक्टर स्टाम्प द्वारा दिया गया है, मार्सडेन द्वारा दिया गया है, कोपेन द्वारा दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये मार्सडेन द्वारा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तड़ित झंझा, ओला, कुहासा, धुंध। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुहासा। ठीक, कुहासा ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मार्क्स नहीं, इसमें 2 मार्क्स होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है? सागौन वन का जमाव सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। सागौन का सबसे अधिक जमाव मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है विषुवत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि, ऑप्शन है उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, जल की बहुलता है, इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व अधिक होता है। सही ऑप्शन इसका कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, इसको मिलाना है। दोआब और नदियां हैं। बिस्त दोआब, ब्यास एवं रावी, बारी दोआब, चिनाब एवं झेलम, रचना दोआब, ब्यास एवं सतलज, चाज दोआब, रावी एवं चिनाब। आइए मिलान करते हैं, इसका देखते हैं। देखिए बिस्त दोआब जो हो जाएगा ए, बिस्त दोआब, ब्यास एवं सतलज। ठीक, उसके बाद बारी दोआब, ब्यास एवं रावी, रचना दोआब, रावी एवं चिनाब, चाज दोआब,
चिनाब एवं झीलम। ये आसानी से आप पकड़ भी सकते हैं इसको। देखिए पकड़ने का टिप क्या है। देखिए अगर हम बिस्त की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ब है, उसके बाद स। ठीक, तो जहाँ व है और स है उससे पकड़ लीजिए। ठीक, उसके बाद बारी में क्या है, बारी में देखिए पहले ब है तो ब से नहीं कोई है तो वह है, उसके बाद री है। ठीक, इधर से री पकड़ लीजिए तो ये हो जाएगा ब्यास और रावी। ठीक, उसी तरह से रचना है, र से रावी, च से चिनाब। ठीक, तो ये रचना का रावी एवं चिनाब। चाच की अगर बात करें, च से चिनाब, ज से पकड़ लीजिए, ज नहीं है तो झ ले लीजिए, उसके बाद झेलम। ठीक, ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो आंसर लग गया है ना, ये गोला में बना दिया था, इसीलिए जो कि ये सब बन गया है। बाकी प्रैक्टिस करना है तो आप देख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, ये इसको मैं रखता ही नहीं, मैं बोला कि जब प्रैक्टिस करवाना है तो फिर क्वेश्चन एक मिल जाएगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए इसको रखा गया। अगला प्रश्न है, बेसाट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी हैं? ऑप्शन है सेवराय की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, गडजात की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ। सही ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ये बेसाल्ट तथा लावा से ढकी पहाड़ियाँ हैं। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ भारतीय दर्रे, दूसरी तरफ संपर्क जोड़ने वाले क्षेत्र हैं। जोजिला उत्तराखंड से चीन, नाथुला कश्मीर से लद्दाख, शिवकिला सिक्किम से चीन, लिपू लेक हिमाचल से चीन। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आइए इसको मिला देते हैं। देखिए जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख, नाथुला जो है ये सिक्किम से चीन, शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश से चीन, लिपू लेक उत्तराखंड से चीन। आप ऐसे भी पकड़ लेते हैं। देखिए जोजिला जो है वो जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक उत्तराखंड में। ठीक, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम जो है वो प्रभावित नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में आते हैं, प्रशांत महासागर से आते हैं, अरब सागर से आते हैं, भूमध्य सागर से आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये भूमध्य सागर से आते हैं। ठीक, ये भूमध्य सागरी की विशेषता है। अगर हमारे यहाँ पूछे कि अगर जो उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है भूमध्य सागर से, जो राजस्थान में होती है, राजस्थान में उसका नाम क्या है? ठीक, तो राजस्थान में इसका नाम है मावट।
राजस्थान में इसका नाम है मावट। ठीक, पूछा हुआ प्रश्न कहीं भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेसन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेसन से निक्षेपित बनी है। ठीक, और इसे काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में कार्डमम पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पंजाब एवं राजस्थान, झारखंड एवं बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु में कार्डेमम की पहाड़ी, इसे हिंदी में इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, इलायची। ठीक, इसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत में उत्कात भूमि अस्ताकृति का उदाहरण है। यह ऑप्शन गंगा द्रोणी, नर्मदा नदी, चंबल घाटी, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? उत्कात भूमि अस्ताकृति का उदाहरण जो वो चंबल घाटी है। ठीक, कौन है? चंबल घाटी। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन है मध्य प्लायोसीन, मध्य ओलिगोसीन, मध्य इयोसीन, मध्य मायोसीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य ओलिगोसीन। हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ मध्य ओलिगोसीन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषित भूमि का लवणी भूमि में बदलने का मुख्य कारण है। ऑप्शन है अत्यधिक पशुचारण, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक सिंचाई, गहन कृषि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक सिंचाई। नहर से अत्यधिक सिंचाई करने से जो है वो भूमि लवणित हो जाती है। ठीक, भूमि लवड़ी हो जाती है। ठीक, मतलब आप देखते होंगे कि ऊपर जैसे चूना जैसा हो जाता है। ठीक, चूना जैसा जम जाता है। अगला है, ये देखिए, ये है अपवाह प्रतिरूप। ये अपवाह प्रतिरूप किसको प्रदर्शित करता है? देखिए, ये अपवाह प्रतिरूप जो है ये किसे प्रदर्शित करता है? ठीक, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्री प्रतिरूप, वलयाकार। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये पादपाकार है। ठीक, इसे एक नाम और बोला जाता है क्या? ध्रुमाकृति, इसी को बोला जाता है ध्रुमाकृति या वृक्षाकार। कुछ भी नाम देके पूछ सकता है। ठीक, चलिए, अच्छा ये पाया कहाँ जाता है?
बनता तो ये सरिताओं से है, लेकिन पाया किस क्षेत्र में जाता है? सबसे अधिक ये उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे ग्रेनाइट सेल होती हैं। कौन सेल? ग्रेनाइट सेल होती हैं। इनका विस्तार सर्वाधिक उसी क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ठीक, प्रश्न नंबर 27 है। आइए देखते हैं। अभिकथन और कारण है। आइए, अभिकथन ए, हिंद महासागर कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण क्या है? हिंद महासागर निकटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं। तो ये दोनों बात सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा समय कहने की जरूरत नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अभी देखिए, सब लोग जो है कि हिंद महासागर में ही अपना अड्डा बना रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में डियागो गार्सिया नामक द्वीप है? कहाँ है? ऑप्शन है अटलांटिक, प्रशांत, इंडियन, उत्तरी ध्रुव। सही ऑप्शन है इंडियन, मतलब हिंद महासागर। इंडियन मतलब हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, CM रामेज 1971 के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है? ऑप्शन है 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। दूसरा ऑप्शन है 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 140 डिग्री पूर्वी देशांतर। डी ऑप्शन है 40 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 30 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा निम्नलिखित में से देशों में से किन्हें अलग करती है? तो डूरंड रेखा जो है किस देश को अलग करती है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, चीन और रूस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत और अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान इस चीज़ को अब नहीं मानता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन है? ऑप्शन है एलिफेंटा, न्यूमोर, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक, न्यूमोर की अगर बात करें तो न्यूमोर जो है ये वेस्ट बंगाल के किनारे है। ठीक, वेस्ट बंगाल के, लक्षद्वीप जानते ही हैं ये एलिफेंटा जो है इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते हैं। सर क्रीक विवाद है। ऑप्शन है भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत चीन के मध्य, भारत म्यांमार के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य। सर क्रीक का जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रीक कहाँ है? ये गुजरात। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों भारती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर की बात कर रहा है, ठीक। अरब सागर में ही लक्षद्वीप है। सभी कोरल मूल के हैं। ये सभी आकार में बहुत छोटे हैं। इनकी जलवायु बहुत शुष्क है। महाद्वीप के विस्तारित हिस्से हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सभी कोरल मूल के हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है। नीचे अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। देखिए अभिकथन ए है, स्वतंत्र उद्योगों में गतिशीलता बहुत अधिक होती है। कारण है उद्योग कौशल आधारित हैं, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है? ऑप्शन है कच्ची सामग्री, शक्ति, बाजार, कुशल श्रम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाजार। बाजार जो है सबसे अधिक आकर्षित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रोजनी प्रसिद्ध उत्पादक है। ऑप्शन है पेट्रोलियम का, यूरेनियम का, सोना का, थोरियम का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम का। ग्रोजनी जो है वो पेट्रोलियम का प्रसिद्ध उत्पादक है। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है? ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान। अगला है, मिल्पा जाना जाता है। तो मिल्पा क्या है? ऑप्शन है स्थानांतरणशील कृषि, वाणिज्यिक कृषि, अस्थायी कृषि और खाद्यान्न कृषि। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ये स्थानांतरणशील कृषि के लिए जाना जाता है मिल्पा को, ठीक। अगर भारत में पूछे, भारत में स्थानांतरणशील कृषि का क्या नाम है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हाँ, उस चीज़ को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या बोलते हैं, वो भी पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में। चलिए आप लोग नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ। इसका नाम है झूम, ठीक। इसका नाम है झूम। अगला है, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। ऑप्शन है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन। सही ऑप्शन है चीन। चीन जो है गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बागाती कृषि व्यापक है। बागाती कृषि व्यापक है। ऑप्शन है नील नदी घाटी में, मिसिसिपी घाटी में, कैलिफोर्निया घाटी में, कैरिबियन घाटी में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया में, ठीक। बागाती कृषि जो व्यापक है वो कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घासों के मैदानों में से कौन गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त पूछ रहा है। डाउन्स, प्रेरी, सवाना, स्टेपीज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सवाना। सवाना जो है ये एक उष्णकटिबंधीय घास है। उष्णकटिबंधीय जो है ये घास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कंपोंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया,
थाईलैंड। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। ठीक, कम्बुंग के नाम से जो जाना जाता है वो है मलेशिया। चलिए अगला देखते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर किंटा घाटी बहुत पूछता है। किंटा घाटी, किंटा घाटी किस लिए फेमस है? तो ये टीन के भंडार के लिए फेमस है, टीन। ठीक, यहाँ का जो एक क्षेत्र है उसका नाम है इपोह, इपोह टीन। ठीक, इपोह टीन, जहाँ ये टीन का उत्पादन केंद्र है, ये इपोह टीन, ये सब मलेशिया में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वान थीनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंध की संज्ञा होती है? 4, 5, 6, 7। सही ऑप्शन है 6। अब 6 कौन कौन होती है अगर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता देती हैं। देखिए, पहला होगा साग सब्जी। ठीक, उसके बाद दूसरा होगा काष्ठ, मतलब लकड़ी उत्पादन। तीसरा होगा अन्न उत्पादन। चौथा होगा चारागाह। चौथा होगा चारागाह एवं प्रति भूमि। उसके बाद पांचवा है त्रिक्षेत्र पद्धति, त्रिक्षेत्र पद्धति। ठीक, और छठवां है पशु चारण। ये हैं। ठीक, यही इनकी कटिबंधों की 6 संख्याएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत कृषि का विकास पाया जाता है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, भारत। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है विस्तृत कृषि का विकास पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? चीन, भारत, जापान, इटली। सही ऑप्शन है चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है? ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, फ्रेडरिक रेडजेल, मैकिंडर, कार्ल हाउसहोफर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैकिंडर। ठीक, मैकिंडर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टालर मॉडल के निम्न चित्र को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है प्रशासनिक सिद्धांत, बाजार सिद्धांत, परिवहन सिद्धांत, देहली सिद्धांत। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक। प्रशासनिक देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहला होता है बाजार। ठीक, पहला होता है बाजार, बाजार में 3 होते हैं। ठीक, उसके बाद होता है
ट्रांसपोर्ट में क्या होता है 4, उसके बाद प्रशासनिक में 7। चलिए अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है पीटर हॉल, लॉयड रॉडविन, जॉन फ्रीडमैन, ए.आर. कुक्लिंस्की। सही ऑप्शन है जॉन फ्रीडमैन। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? ऑप्शन है यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय बाजार संघ। सही ऑप्शन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास पेटी की उत्तरी सीमा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखा, 50 डिग्री 50 सेंटीमीटर ग्रीष्म ऋतु की समवर्षा रेखा, 200 पाला रहित दिनों की संख्या, पौडजोलिक मिट्टी के दक्षिणी सीमा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 200 पाला रहित दिनों की संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 में चित्र दिया है, चित्र पूछ रहा है इस चित्र को दर्शाना है। ठीक, सही। तो इसमें ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन है इसका माइक्रोनेशिया, पोलिनेशियाई, मेलेनेशियाई, ऑस्ट्रेलियाई। तो मेलेनेशियाई, माइक्रोनेशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, माइक्रोनेशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, माइक्रोनेशियाई, पोलिनेशियाई और मेलेनेशियाई। पोलिनेशियाई, माइक्रोनेशियाई, मेलेनेशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, यही है इसका सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं। ऑप्शन है मंगोलायड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, निग्राइड प्रजाति से, आस्ट्रिक प्रजाति से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मंगोलायड प्रजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक है? ऑप्शन है W.T. वाटसन तथा चार्ल्स एडवर्ड, जेम्स बोंग, W.S. थॉमसन एवं F.W. नोटेस्टिन क्लार्क। सही ऑप्शन है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक थॉमसन और नोटेस्टिन है। ठीक, थॉमसन और नोटेस्टिन। अगला प्रश्न है, यह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है कहलाता है? प्राकृतिक प्रदेश, कायिक प्रदेश, सामान्य प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश। सही ऑप्शन है भौगोलिक प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है सैडलर ने, डबलडे ने, द क्रेस्टो ने, पर्ल रीड ने। सही ऑप्शन है पर्ल रीड ने। अगला प्रश्न है, जब जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है तो उसे कहते हैं कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, पोषण घनत्व, कायिक घनत्व। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कायिक घनत्व। पर्यावरण एवं संस्कृति के संबंध में मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन हम्बोल्ट, रेडजेल, हंटिंगटन, ब्रोंस। सही ऑप्शन
हंटिंगटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिगमन तकनीकी का कौन सा एक क्रम संभाव्य प्रतिचयन का भाग है? ऑप्शन है क्रमबद्ध, अंश, सादृश्य, स्थिरीकृत, दैव, स्थिरीकृत, क्रमबद्ध, गुच्छित, दैव, अंशु, गुच्छित, स्थिरीकृत, स्थिरीकृत, सादृश्य, दैव, अंश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैव, स्थिरीकृत, क्रमबद्ध और गुच्छ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संकल्पना है, दूसरी तरफ प्रतिपादक है। ऑप्शन है निश्चयवाद, OH की स्पेट, संभववाद, रेड जेल, नवनिश्चयवाद, ब्रूंस, प्रसंभाव्यवाद, टेलर। नीचे ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। निश्चयवाद ये हो जाएंगे रेड जेल 2, संभववाद ब्रूंस 3, नवनिश्चयवाद ये हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर। ठीक, उसके बाद प्रसंभाव्यवाद OH के स्पेट। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, इसको भी सुमेलित करना है। ठीक, सूची 1 और सूची 2 को। फिजियोग्राफी इसी सैंपल इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी RD सेलिसबरी, इसमें इन्वायरमेंट भी है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हंटिंगटन, द पायोनियर फ्रीज, बोमेन। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, पहले इसको मिलाते हैं। देखिए फिजियोग्राफी ये है सेलिसबरी का। ठीक, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट ये है आपका सैंपल का। उसके बाद सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये तो बहुत फेमस है, ये है हंटिंगटन का। उसके बाद है द पायोनियर फ्रीज, ये है बोमेन का। ठीक, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है हक्सले, गैलोइस, हरिसन चर्चार्जे, फ्रीमैन TW। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्रीमैन TW। अगला है, सही सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2। हाउसहोफर वासस्थान, मैकिंडर द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, रेड जेल हृदय स्थल सिद्धांत, बोमैन भू राजनीतिक। ठीक, आइए पहले इसको मिलाते हैं। हाउसहोफर का हो जाएगा भू राजनीति 4, मैकिंडर का हो जाएगा हृदय स्थल सिद्धांत, बहुत फेमस है 3, रेड जेल का हो जाएगा वासस्थान। ठीक, इसी का नाम वो एंथ्रोपोजियोग्राफी दिए थे वासस्थान का। बोमेन का हो जाएगा द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आर.जे. जॉनसन, मेथड एंड द पर्सपेक्टिव्स इन जियोग्राफी, पी.ई. जेम्स, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड, स्पेंसर एंड द थॉमस, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी, आर.एस. मिंसूल, रीजनल जियोग्राफी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर.जे. जॉनसन। ठीक, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ये जो है पुस्तक मेथड एंड पर्सपेक्टिव्स इन जियोग्राफी, ये पुस्तक है जैकलिन ब्यूजी गार्नियर की। किसकी है? गार्नियर की। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। इसमें और भी जो प्रश्न है उसको हम कराएंगे कल। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।